गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और कल तक जो हमने पढ़ा है उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। आज हम सबसे पहले जो कल पढ़ा था उसको हम क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन करने के बाद फिर हम टॉपिक जो है अपना आगे वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था, कल हमने देखा था मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी का प्रशासन क्या हुआ करता था, शिवाजी का प्रशासन कैसा था, प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे प्रशासन का और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि शिवाजी का जो प्रशासन था वो एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित हुआ करता था और प्रशासन के जो प्रमुख थे सरप्रमुख थे वो शिवाजी थे। समस्त शक्तियां जो हैं वो उन्हीं के हाथों में हुआ करती थी और उनको छत्रपति कहा जाता था। तो छत्रपति के नाम से क्या होते थे, वो जाने जाते थे, ऐसा। इसके अलावा उन्होंने अपनी सहायता के लिए एक अष्ट प्रधानमंत्री परिषद का निर्माण किया था जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे और उन 8 मंत्रियों में हमें देखने को मिलता है पेशवा, जो कि शासक के बाद यानी छत्रपति के बाद दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, पेशवा। उसके बाद अमात्य, ठीक है, जो कि वित्त मंत्री था। इसके अलावा मंत्री जो कि लेखक हुआ करता था, सुमंत जो कि विदेश मंत्री था, सचिव पत्राचार मंत्री, सेनापति सेना का प्रमुख हुआ करता था, न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख था, पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख था या सद्र कहा जाता था, ऐसा। इनमें मैंने आपको बताया था कि सेनापति और के अतिरिक्त जो भी यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे वो सबके सब मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, ऐसा। ठीक है। इनको सहायता देने के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे, जैसे दीवान जिसको सचिव कहा जाता था, मजमुआदार लेखा परीक्षक होता था, फडनिस उपलेखा परीक्षक होता था। ठीक है। इसके अलावा कारखानिस रसद अधिकारी था, चटनिस पत्राचार अधिकारी था, जमादार खजांची होता था, पोटनिस रोकड़िया अधिकारी होता था। तो इनकी हमें जानकारी मिलती है। शिवाजी ने अपने संपूर्ण क्षेत्र को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है। और जिस भूमि पर शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था उसे वो स्वराज कहते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो जिस भूमि जो भूमि उनके आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे जिनसे वो चौथ वसूला करते थे, तो दूसरी वो भूमि हुआ करती थी जिसका क्षेत्र कोई निश्चित नहीं होता था। ठीक है। भू राजस्व के रूप में कृषि उपज का लगभग 40% जो है वो लिया करते थे। सैन्य प्रशासन में अगर हम बात करें तो दुर्ग, हवलदार, सूबेदार, कारकुन, तोपखाना, ये सभी प्रमुख एक चीजें हुआ करती थी, ऐसा करके। तो इस तरीके से हमने शिवाजी का प्रशासन जो है वो देखा था। आज का जो हम टॉपिक है, आज हम जो देखने वाले हैं उनको हम सबसे पहले देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। ठीक है। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी जो है उन पर हम चर्चा करेंगे कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से होते हैं। ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा। कहते हैं 21 अप्रैल 1680 को शिवाजी की जब मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद कहते हैं उत्तराधिकार के लेके थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि शिवाजी के बाद शासक कौन बनेगा। इस बात में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति थी, क्योंकि हुआ ये, शिवाजी के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र साईबाई, उनके जो पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था संभाजी, लेकिन संभाजी इस समय पन्हाला के दुर्ग में कैद हुआ करते थे, पन्हाला के दुर्ग में बंदी हुआ करते थे। दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ करते थे, राजा राम शिवाजी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया।
21 अप्रैल 1680 की बात है। कहते हैं उत्तराधिकार का उल्लंघन कर संभाजी की जगह पर राजा राम को उनका का राज्याभिषेक कर दिया गया, ऐसे करके। लेकिन जब ये बात संभाजी को पता चलती है कि मेरी जगह राजा राम को उत्तराधिकार दिया है, तो संभाजी जो है कहते हैं जैसे तैसे करके वहां निकल के आते हैं। 20 जुलाई 1680 की बात है, वो सिंहासनरूढ़ होते हैं, वहां से वो निकल के आते हैं। और राजा जुलाई 1680 की बात है, देखो 21 अप्रैल को राजा राम बने थे, ऐसा कौन बनते हैं? संभाजी। एक्चुअली संभाजी याद करते थे, उनको समझाते हैं कि देखो वैध उत्तराधिकारी तो कौन है? मैं ही हूं, ऐसा। क्योंकि वास्तविकता में मैं बड़ा और बड़े होने के नाते योग्य भी हूं मैं, ठीक है। तो कायदा ये कहता है कि उत्तराधिकारी मुझे होना चाहिए, सब लोग इनमें शामिल भी हो जाते हैं। और यही हुआ करता था कि जुलाई 1680 में संभाजी क्या बनते हैं? शासक बन जाते हैं, ठीक। संभाजी के संबंध में कहा जाता है कि इनकी माँ का नाम साईबाई था। इनकी माँ का नाम क्या था? साईबाई। हमें पता है कि जो पहला विवाह हुआ करता था वो किससे हुआ था? साईबाई से। तो इनकी माँ का नाम क्या था? साईबाई हुआ था। और इनका जन्म 1657 में हुआ था, 1657 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके गुरु जो हैं वो केशव भट्ट और उमाजी पंडित हुआ करते थे। केशव भट्ट पता है, जिन्होंने आगे जाके क्या किया था? बनारस के हुआ करते थे, ऐसे करके। तो केशव भट्ट इनके कौन थे? गुरु हुआ करते थे। इनकी पत्नी का नाम येसुबाई था। क्या नाम था? येसुबाई। येसुबाई इनकी पत्नी हुआ करती थी, ऐसा। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम शाहू था। शाहू। शाहू तो जो था वो का पुत्र हुआ करता था। जब शिवाजी की मृत्यु हुई उस समय ये पन्हाला के दुर्ग में इन्हें छोड़ दिया गया, ठीक है। और ये शासक बन गए थे। इनके द्वारा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया। तो राजधानी किसको बनाया गया? रायगढ़। ऐसे। तो रायगढ़ इनकी क्या थी? राजधानी हुआ करती थी, ऐसा करके। कहते हैं संभाजी के समय में थोड़ा सा आंतरिक कलेश उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। चूंकि पारिवारिक कलेश उत्पन्न होता है, राजा राम चाह रहे थे कि मैं शासक बनूं, और संभाजी जो है वो तो शासक थे ही थे, ऐसा करके। और यही कारण हुआ करता था कि इनका जो अधिकांश समय है, सन का जो अधिकांश समय है वो गृह क्लेशों में व्यतीत होता है, षड्यंत्रों में व्यतीत होता है। और गृह षड्यंत्र और गृह क्लेश में समय बीतने के कारण कहते हैं उससे शासन जो है वो दुष्प्रभावित होता है। और कारण ये था कि जब शासन दुष्प्रभावित हुआ तो कई सारे इनके साथी हुआ करते थे जो इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने शासन से ध्यान ना देने के कारण से ना ध्यान ना देने दे पाने के कारण कई जागीरदार ऐसे हुआ करते थे जो इनसे रुष्ट हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं, ऐसा करके। तो राज्य में जगह जगह पर विद्रोह का भाव फैल जाता है। कहते हैं मराठा नायकों के प्रति अब अविश्वास फैलने लगता है, ठीक है। ऐसे समय उसी समय एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था कवि कलश। कवि कलश। कवि कलश एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण था। संभाजी इसके ऊपर विश्वास मतलब विश्वास करते हैं और कवि कलश को ही प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बना देते हैं, ऐसे करके।
और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है संभाजी के समय में जो शिवाजी के द्वारा बनाई गई अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी, उसका विघटन हो जाता है। और संभाजी के बाद जो दूसरा प्रमुख बन जाता है मतलब संभाजी के बाद, वैसे तो संभाजी छत्रपति थे तो सर्वाधिक अधिकार उन्हीं के पास ही हुआ करते थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकार किसके पास दे देते हैं, वो कवि कलश को दे देते हैं। ऐसे करके कहते हैं संभाजी का संघर्ष जंजीरा की सिद्धियों से हुआ। इसमें पुर्तगाली और अंग्रेजों से भी इनका संघर्ष होता है। जिस समय दक्कन में संभाजी का शासन हुआ करता था, उसी समय उत्तर में हमें देखने को मिलता है औरंगजेब का शासन था। किसका था? औरंगजेब का। औरंगजेब का शासन हुआ करता था। औरंगजेब के एक पुत्र का नाम है अकबर। क्या नाम था? अकबर। देखो, अकबर नाम से हमें तीन लोगों की जानकारी मिलती है। एक तो अकबर शासक था, वो अलग है, जो हुमायूं का पुत्र था, और जो हमें देखने को मिलता है कि 1556 से 1605 तक शासक रहा, वो एक अलग है। दूसरा, मुगल काल में एक शासक था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो हमें कब से कब तक देखने को मिला, तो शाह आलम द्वितीय के बाद हमें देखने को मिलता है 1806 से 1837 तक शासक रहा, वो अलग है। ध्यान रखिएगा। और एक अकबर नाम से व्यक्ति हुआ है जो शासक कभी नहीं बना, लेकिन औरंगजेब का पुत्र हुआ करता था, और उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्यों विद्रोह किया था? गद्दी प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऐसे करके तो उसने अपने जब पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, तो कहीं ना कहीं उत्तर से उसको निष्कासित किया गया, आई मीन उसको पकड़ने की बात की गई, और वो दक्कन भागा। दक्कन में उसका पीछा करते हुए औरंगजेब आता है। जब दक्कन में अकबर आता है, तो वो पाली नामक गांव में संभाजी से मुलाकात करता है। कौन से? पाली। पाली नामक गांव में संभाजी से मुलाकात करता है, ऐसे करके। और ये कब मुलाकात करता है? तो 1681 की बात है। 1681 में ही वो पाली नामक गांव में मुलाकात करता है। ठीक है, ऐसे करके संभाजी अकबर को संरक्षण प्रदान करते हैं, और यही कारण था कि संभाजी को संरक्षण प्रदान करने के कारण औरंगजेब जो है वो संभाजी से रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, ऐसे करके। और कहते हैं बहुत सारी कार्यवाहियां फिर आगे जाके वो किसके विरुद्ध करता है? संभाजी के विरुद्ध करता है, ऐसे करके। इसी क्रम में हमें देखने को मिलता है कि हुआ ये कि फरवरी 1689 की बात है। कब की बात है? फरवरी 1689 की बात है। फरवरी 1618 के पास की बात है। संगमेश्वर के पास नावड़ी ग्राम हुआ करता था। कौन सा? नावड़ी। ठीक है। नावड़ी ग्राम में जब संभाजी हुआ करते थे, उसी समय मुगल सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मुकर्रब खां। क्या नाम था? मुकर्रब खां। मुकर्रब खां और इसके बीच में युद्ध होता है, इनके बीच में युद्ध होता है, जहां संभाजी पराजित होते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। संभाजी और उनके साथी कवि कलश जो हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बंदी बना लिए जाते हैं। और बंदी बना लेने के पास इन्हें बहादुरगढ़ लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? बहादुरगढ़। ऐसे बहादुरगढ़ लाया जाता है। बाद में मार्च 1689 को बहादुरगढ़ से इन्हें कोंडे गांव लाया जाता है। कोंडे गांव लाया जाता है, और यहीं पर 11 मार्च 1689 की बात है, संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी जाती है। ऐसा। और इस तरीके से 1689 में हमें देखने को मिलता है
संभाजी जो है वो मारे जाते हैं। संभाजी जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा। तो ये जानकारी इतनी क्लियर हो रही है आप लोगों को। इस तरीके से संभाजी की मृत्यु होती है। अब देखिए, संभाजी की जब मृत्यु होती है तो संभाजी की मृत्यु के बाद अब शासक कौन बनते हैं? राजा राम। राजा राम कौन बनते हैं? शासक बनते हैं। देखिए, राजा राम के संबंध में कहा जाता है 1689 की बात है। राजा राम क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। कब तक? 1689 से 70 ईस्वी तक। सॉरी। तो इस तरीके से राजा राम के संबंध में हमें पता चलता है कि 1689 से 70 के बीच में जो शासक होते हैं वो राजा राम थे। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं संभाजी की मृत्यु के समय उनका जो पुत्र था जिसका नाम था साहू, और साहू केवल 7 वर्ष का हुआ करता था, और यही कारण था कि साहू को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, और साहू की जगह किसे शासक बनाया गया? तो राजा राम को शासक बनाया गया। कहते हैं शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई राजा राम हुआ करते थे। इनको संभाजी के द्वारा प्रतिबंधों में रखा गया था, इसलिए क्योंकि राजा राम कई बार विद्रोह कर चुके थे। ठीक है, ऐसा करके संभाजी की मृत्यु होने के बाद इनको वहां पर शासक घोषित किया गया था। रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया और रायगढ़ में इनको शासक बनाया गया फरवरी 1689 में। लेकिन हुआ ये कि रायगढ़ में इनको आशंका हुआ करती थी कि औरंगजेब के द्वारा यहाँ आक्रमण किया जा सकता है। मुगलों के आक्रमण की आशंका हुआ करती थी, और यही कारण था कि राज्याभिषेक होने के बाद ये पन्हाला होते हुए जिंजी चले गए। कहाँ चले गए? जिंजी। जिंजी कहाँ पर है दोस्तों? तो जिंजी हमें देखने को मिलता है दक्षिण में, कर्नाटक में, और ये जिंजी में शरण ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा। 1689 की बात है। 1689 की बात है, औरंगजेब रायगढ़ पर आक्रमण करता है और रायगढ़ को अपने अधिकार में ले लेता है। जब वो रायगढ़ को अपने अधिकार में लेता है तो उसी समय जो संभाजी थे, संभाजी की विधवा जिसका नाम था येसुबाई और उनका पुत्र जिसका नाम था साहू, ये दोनों रायगढ़ में ही हुआ करते थे, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कहते हैं गिरफ्तार करके इनको आगरा भेज दिया जाता है। तो ये दोनों कहाँ गिरफ्तार हो गए थे? ठीक है। 1691 की बात है। 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी का भी घेरा डाल दिया। किसका? जिंजी का। कहते हैं जिंजी का किला थोड़ा असामान्य हुआ करता था, इतना सामान्य नहीं था कि कोई भी उसको जीत सके, और यही कारण था कि 8 वर्ष तक राजा राम जो है वो जिंजी के किले में कैद रहे। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक कैद रहे। ऐसा। 1698 में जैसे तैसे करके वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, और कामयाब होकर वहां से पलायन करके सतारा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सतारा। और इस तरीके से सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं और सतारा में शासन करने लगते हैं। ठीक है, सतारा से शासन करने लगते हैं, लेकिन बहुत अधिक समय तक शासन नहीं कर पाते हैं। 1700 की बात है। 1700 के में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1700 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरीके से 1700 में ये मारे जाते हैं। ठीक है, ऐसा करके कहते हैं इनके द्वारा
एक नए पद का सृजन किया गया था जिसका नाम था प्रतिनिधि। क्या नाम था? प्रतिनिधि। ये जो प्रतिनिधि का पद होता था, ये प्रतिनिधि का पद आपका प्रतिनिधि का जो पद होता था, ये पेशवा के बाद आता था। यानी पहले शासक होता था छत्रपति, फिर पेशवा, फिर प्रतिनिधि, ऐसा। तो ये इनके द्वारा यहाँ क्या किया गया था, एक महत्वपूर्ण काम किया गया था। और इस तरीके से इन्होंने 8 की जगह 9 मंत्री कर दिए। अष्ट प्रधान परिषद जो हुआ करती थी सब मराठों की, शिवाजी ने जो बनाई थी, अब ये कितनी हो गई? 9 हो गए। 9 मंत्री परिषद में जो सदस्यों की संख्या हुआ करती थी वो कितनी होने लगी? तो 9 होने लगती है। ठीक है, ऐसा करके। अब देखिए, हमें ये देखने को मिल रहा था कि चूंकि साहू जो हुआ करते थे वो किसके पास हुआ करते थे अभी? तो साहू के संबंध में पता चलता है कि मुगलों के अधीन हुआ करते थे। जब साहू मुगलों के अधीन थे, जो कि उनको कैद करके लिया गया था, और यही संभाजी के पुत्र हुआ करते थे, तब हमें ये पता चलता है कि उनको औरंगजेब अपने पास रखता है। और औरंगजेब अपने पास रखने के पश्चात जो है वो उन्हें अपने मनसबदार के रूप में घोषित कर देता है। क्या के रूप में? मनसबदार के रूप में घोषित कर देता है, ऐसे करके। 1700 में जब इनकी मृत्यु होती है, राजा राम की मृत्यु होती है, तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि नया छत्रपति किसे बनाया जाए? साहू जी तो थे नहीं। जब साहू जी नहीं थे तो राजा राम के एक पुत्र हुआ करते थे जो कि अल्पवयस्क थे, जिनका नाम था शिवाजी सेकंड। शिवाजी द्वितीय। माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो 1700 से 1707 के बीच में जो शासक बनता है वो कौन थे? शिवाजी सेकंड। शिवाजी द्वितीय जो कि राजा राम के पुत्र हुआ करते थे, इनको शासक बनाया गया। और इनकी संरक्षिका बनती है इनकी माता, जिनका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। तो ताराबाई इनकी संरक्षिका बन जाती हैं और ये क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा करके। और इसकी जानकारी जो है वो हमें देखने को यहाँ से मिल जाती है। ताराबाई के संबंध में कहा जाता है कि ताराबाई जो थी ये राजा राम की विधवा हुआ करती थी। इन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाया और स्वयं उनकी संरक्षिका बन गई। कहते हैं ताराबाई के समय में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ। मतलब इन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करके और मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लाने का प्रयास किया। लेकिन इसी समय हमें देखने को मिलता है कि 1707 की बात है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 17 जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जुल्फिकार खान नामक व्यक्ति, जो कि उस समय मुगलों में एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, उसके कहने पर 1707 में ही साहू को छोड़ दिया जाता है। साहू जी को रिहा कर दिया जाता है, जो कि किसके कैद में थे? अभी औरंगजेब की कैद में हुआ करते थे। साहू को रिहा कर दिया जाता है और साहू जी रिहा होके आते हैं। और दक्कन आने के बाद वो अपने उत्तराधिकार की घोषणा करते हैं। वो करते हैं कि अब वैध शासक कौन है? मैं हूं, तो मुझे शासक माना जाए। चूंकि शिवाजी द्वितीय अभी अल्पवयस्क भी है, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर राजा राम की मृत्यु के बाद जो है मैं ही वैध शासक माना जाऊंगा, क्योंकि मैं संभाजी का पुत्र हूं, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि वो अपने आ, राज्य अभिषेक करने का और अपने छत्रपति होने का दावा कर देते हैं। लेकिन ताराबाई उनको वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं नहीं, मैं जो है इसके लिए तैयार नहीं हूं। तब क्या होता है, वो ताराबाई को चुनौती देते हैं।
ताराबाई को चुनौती देते हैं। ताराबाई की सेना आती है और कहते हैं 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का। खेड़ा का 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। इस खेड़ा के युद्ध में साहू जी के द्वारा ताराबाई को पराजित कर दिया, ताराबाई की सेना को पराजित कर दिया जाता है। जब ताराबाई की सेना को पराजित किया जाता है तो ताराबाई दक्षिण महाराष्ट्र चली जाती हैं और इस तरीके से साहू जी जो हैं अब क्या बन जाते हैं? तो पेशवा, मतलब साहू जी जो हुआ करते थे वो छत्रपति बन जाते हैं। साहू जी के द्वारा सतारा को अपनी राजधानी बनाई जाती है। सतारा सतारा को अपनी राजधानी बनाई जाती है और इस तरीके से 1708 में वो अपने राज्याभिषेक करवाते हैं। एक कब कब की बात है? 1708 की बात है। 1708 में वे अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसके द्वारा इन्होंने एक नया पद सेना करते का पद सृजन किया। कौन सा? सेना, सेना करते। सेना करते का पद सृजित किया था। ऐसे कहते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को ये पद दिया था। बालाजी विश्वनाथ कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ पहले जो हमें देखने को मिलता है मराठा सेवा में हुआ कर, फिर ये ताराबाई के संरक्षण में चला गया था। जब साहू जी के द्वारा चैलेंज किया जाता है तो ये ताराबाई के यहाँ से निकल के और कहाँ पहुंच जाता है? साहू जी के पास। मतलब ताराबाई का साथ छोड़ देता है और ताराबाई का साथ छोड़ने के बाद ये साहू जी के पास चला जाता है, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। और साहू जी इसी वजह से बालाजी विश्वनाथ को जो है सेना करते का पद देते हैं। बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय मराठा राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्वितीय मराठा राज्य का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि खेड़ा के युद्ध में इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई गई थी, ऐसा करके। साहू जी के समय में अब मराठा साम्राज्य दो भागों में बट जाता है। उत्तर, जिसकी राजधानी सतारा हुआ करती थी और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कौन? साहू जी शासक हुआ करते थे। और दक्षिण, जिसकी राजधानी कोल्हापुर हुआ करता था और यहाँ से शिवाजी द्वितीय के अधीन शासन चल रहा था, ऐसा करके। दोनों के मध्य, मतलब ये साम्राज्य दो भागों में बट जाता है। ठीक है, उत्तर में जहां साहू जी शासन कर रहे थे, वहीं दक्षिण में कोल्हापुर से शिवाजी द्वितीय शासन कर रहे थे। दोनों के बीच का फायदा उठाने की कोशिश अलग अलग शक्तियों के द्वारा की जाती है, जिसमें एक प्रमुख शक्ति हुआ करती थी दक्कन में निजाम। निजाम जो है ये इसका प्रमुख रूप से फायदा उठा रहे थे, ऐसे करके। लेकिन अंत में 1731 की बात है। किसकी बात है? 1731 की बात है, 1731 की बात है। 1731 में हमें देखने को मिलता है संभाजी द्वितीय जो हुआ करते थे। अब ये संभाजी द्वितीय कौन थे? तो संभाजी सेकंड जो हैं ये राजा नाम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे। कहने का मतलब ये है, अभी हम कोल्हापुर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस जगह कि होता यह है कोल्हापुर में, चूंकि शिवाजी द्वितीय शासक बने थे, शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो उसके बाद वहां पर राजा राम की जो एक दूसरी पत्नी हुआ करती थी, उनसे उत्पन्न पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी सेकंड। संभाजी सेकंड को दक्कन का शासक बनाया जाता है, कोल्हापुर की राजधानी बनाई जाती है। लेकिन 1731 में एक संधि की जाती है, किससे? संभाजी द्वितीय से, जिसको हम कहते हैं वारना की संधि। ऐसा, वारना की संधि, इसके तहत ये संघर्ष समाप्त कर दिया जाता है। बोला गया है कि संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करेंगे। उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू जी शासन करेंगे। साहू जी के संबंध में बोला गया है कि जब तक संभाजी द्वितीय जीवित रहेंगे तब तक उनकी राजधानी मतलब कोल्हापुर होगी, और उनकी मृत्यु के बाद जो है कोल्हापुर का क्षेत्र जो है वो किसके अधिकार में आएगा? सतारा के अधिकार में आ जाएगा।
तो ऐसे करके संधि की शर्तों के तहत चीजों को निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करके तो इस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। बोला गया कि जब साहू जी द्वितीय का समय गर्दिश में चल रहा था, यानी कि साहू जी द्वितीय का समय विपरीत चल रहा था, तब उस समय बालाजी विश्वनाथ के द्वारा उन्हें सर्वाधिक साथ दिया गया और 1708 में उसे बालाजी विश्वनाथ के द्वारा ही उन्हें शासक बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया था और यही वजह थी कि साहू जी ने उन्हें सेना करते का पद दिया था। कहते हैं पेशवा के पद पर बालाजी की नियुक्ति के साथ ही यह पद पंचानुगत हो गया था। 1713 की बात है, 1713 के बाद सेना करते के बाद इन्हें पेशवा का पद भी दे दिया था और प्रथम पेशवा के पद के साथ ही पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया था। ऐसे करके कहते हैं बालाजी और उनके उत्तराधिकारी बाद में फिर राज्य के वास्तविक शासक बन गए जिनको पेशवा कहा गया। 1714 की बात है, 1714 में राजा राम की दूसरी पत्नी जिनका नाम हुआ करता था राजसबाई, राजसबाई ने ताराबाई और उसके पुत्र को कैद कर लिया और संभाजी द्वितीय के साथ कोल्हापुर में बस गई थी और उन्होंने बाद में फिर कोल्हापुर को अपना शासक मतलब जो है कोल्हापुर से ही क्या करना शासन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ऐसा करके तो ये हमें जानकारी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। 1749 की बात है, 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो अगला शासक बनते हैं जिनका नाम था राजा राम सेकंड। राजा राम सेकंड ये कब शासक बनते हैं? 1749 को, 1749 से 50 ये शासक बनते हैं। अब ये कौन हुआ करते थे राजा राम? तो देखो कहते हैं साहू जी के कोई पुत्र नहीं था, शिवाजी द्वितीय के भी कोई पुत्र नहीं था। तब ताराबाई के कहने पर शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। ठीक है, 1750 में कहते हैं मतलब कुछ लोग कहते हैं इनके पुत्र थे, कुछ लोग कहते हैं ये तथाकथित यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे, ऐसे करके। अब जैसा भी हो इतिहासकारों में इस बात में थोड़ा सा मतभेद जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा करके 1750 की बात है, 1750 ईस्वी में कहते हैं बालाजी बाजीराव उस समय जो पेशवा हुआ करते थे उनसे राजाराम द्वितीय से एक संधि की जाती है जिसको हम कहते हैं संगोला की संधि। क्या कहते हैं? संगोला। क्योंकि उस समय पेशवा हुआ करते थे, संगोला की संधि की जाती है। इस संगोला की संधि के तहत ये निर्धारित किया जाता है कि अब मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा होगा, छत्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होगा, सतारा के किले में बंदी की तरह जीवन व्यतीत करेगा, मतलब सतारा के किले में वो अपना आगे का संपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा और अब आगे जो मराठाओं का प्रमुख होगा या मराठाओं की जो वास्तविक शक्ति का उपयोग कर पाएगा वो पेशवा होगा। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि अब शक्ति जो है वो मराठों के हाथों से निकल कर किसके पास चली जाती है? तो पेशवाओं के पास चली जाती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही? फटाफट मुझे बता दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर अपन पहले उस डाउट को क्लियर करें फिर आगे बढ़ें। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही? ओके, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अब देखिए इसके बाद जो है जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेशवा का इतिहास। किसके नाम से जाना जाता है? तो पेशवा के इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे पेशवाओं का इतिहास। देखिए पेशवाओं के इतिहास की हम बात करें तो मैंने बताया था कि पेशवा के पद की शुरुआत किसके समय से होती है? तो बालाजी विश्वनाथ के समय से होती है।
ठीक है, कहते हैं पेशवाओं ने महाराष्ट्र में सॉरी पेशवाओं ने महाराष्ट्र के राजनीतिक जीवन में स्थायित्व और शांति प्रदान की। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर मराठाओं को उन्नत किया, स्वयं शक्तिशाली बने, और कहते हैं कि आगे जाके वो इतने शक्तिशाली बने कि मरा स्वयं ही पूरे मराठा साम्राज्य के सर्वोसर्वा बन गए, ऐसे करके। पेशवाओं में प्रथम पेशवा जो होते हैं जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 से 1720 के बीच में क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। 1713 से 1720 तक रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ के संबंध में कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। सेकंड क्या माना जाता है इनको, संस्थापक माना जाता है। 1699 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक ये मराठा सेनापति रहते हैं। ठीक है, कहते हैं मराठा सेनापति इस समय धनाजी जाटव हुआ करते थे, धनाजी जाटव की सेवा में रहते हैं और धनाजी जाटव के यहाँ पर काम किया करते हैं। ठीक है, ऐसा 1708 में कहते हैं धनाजी जाधव की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र जिनका नाम था चंद्रसेन जाधव ने ताराबाई के पक्ष में मिल जाने की वजह से बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो मराठाओं की सेवा छोड़ देते हैं और ये किसके पास आ जाते हैं, साहू जी के पास आ जाते हैं। और इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ साहू जी के संरक्षण में आ जाते हैं, मतलब साहू जी के साथ मिल जाते हैं। 1708 में कहते हैं साहू जी जब विजित होते हैं तो इनको सेना करते का पद देते हैं, ऐसा करके तो इनको सेना करते का पद दे दिया जाता है। और 1713 की बात है, कब की बात है, 1713 की बात है। 1713 में इन्हें पेशवा का पद दिया जाता है, ऐसे करके। और इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ जो हैं ये मराठों में एक प्रमुख पद तक पहुंच जाते हैं। पेशवा के पद पर रहते हुए इन्होंने मराठों के लिए बहुत कुछ किया। इनकी मुख्य सफलता 1719 की एक संधि में हमें देखने को मिलती है। 1719 में ये मुगल बादशाह जो उस समय हुआ करता था फर्रुखसियर की तरफ से जो उसका संरक्षण था वो सैयद बंधु हुआ करते थे। सैयद बंधुओं के साथ एक संधि करते हैं, उस संधि करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, सैयद बंधु जिसका नाम था हुसैन अली से संधि करते हैं, जिसके तहत ये निर्धारित किया जाता है कि मुगल बादशाह ने साहू को मराठा महाराष्ट्र और साहू द्वारा विजित प्रदेशों का स्वामी मान लिया कि अब दक्कन के वास्तविक स्वामी कौन होंगे, साहू होंगे। दूसरा, दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। यानी कि अब दक्कन के जो 6 सूबे हुआ करते थे उनसे चौथ और सरदेश मुखी कौन लेगा, तो अब साहू जी ले सकते थे। कहते हैं इसके बदले में साहू ने अवसर पड़ने पर मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देने और मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देना स्वीकार किया था, ऐसे करके। और ये इनके जीवन की प्रमुख सफलता हुआ करती थी। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल जो है इस संधि को मराठों का मेगना कार्टा कहते हैं। वो क्या था, ये मराठों के मेगना कार्टा के रूप में संधि को देखते हैं। ठीक है, मेगना कार्टा मतलब अधिकार पत्र, ऐसा। तो मराठों के अधिकार पत्र के रूप में संधि को देखा जाता है। बात क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हमें देखने को मिलता है हुसैन अली के साथ विश्वनाथ खांडेराव धामदे के नेतृत्व में मराठा सैनिक दिल्ली गए। कहते हैं फर्रुखसियर को सिंहासन से हटाने में उन्होंने भाग लिया, उसको हटाया और उसकी जगह रफी उद्दरजात को शासन बनाया। कहते हैं उसी से इस संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया था। कहते हैं दिल्ली की संधि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, बालाजी विश्वनाथ के राज्य के वित्तीय संसाधनों में निपुण प्रबंधन होने का श्रेय दिया जाता है कि बालाजी विश्वनाथ जो हुआ करते थे उन्होंने उनके पास वित्तीय कुशलता भी हुआ करती थी, ऐसे करके।
ठीक है। और इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ जो हुआ करते थे, उन्होंने अपने पद को क्या किया, मजबूर किया था। ठीक, ऐसा। 1720 में क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र, जिसका नाम था बाजीराव, बाजीराव शासक बनता है। बाजीराव, बाजीराव कब शासक बना, 1720 से 40, ऐसे। 1720 से 1740 के बीच में जो शासक था, इसका नाम बाजीराव हुआ करता था। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी है जो बाजीराव मस्तानी करके है, वो इसी के ऊपर मूवी बनाई गई है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो हैं, जिसमें आपको देखने मिलेंगे। ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय, मतलब बाजीराव हुआ करते थे, बाजीराव प्रथम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ऐसे करके कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बाजीराव प्रथम शासक बनता है। जिस समय ये शासक बना, उस समय इसकी आयु 20 वर्ष हुआ करती थी, ऐसा करके। जिस समय ये, मतलब शासक क्या, पेशवा बना, उस समय इसकी बात की जाती है। कहते रहते हैं, जिस समय बाजीराव पेशवा बना, उस समय उसके सामने बहुत कठिन चुनौतियां हुआ करती थी। स्वराज का एक भाग जो है, वो जंजीरा के सिद्धियों के अधीन हुआ करता था। शिवाजी के वंशज जो है, वो कोल्हापुर से लगातार साहू को चुनौती दे रहे थे, ऐसा करके। इसके अलावा अन्य मराठा कई सरदार हुआ करते थे जो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, और यही कारण हुआ करता था कि इसके सामने कई सारी विकट परिस्थितियां बनी हुई थी। कहते हैं, बाजीराव प्रथम ने अपनी योग्यता तथा सूझबूझ का बल कुछ कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए दिया था। ठीक है। जब ये शासक बनता है तो इससे पूछा जाता है, तो ये मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा हुआ करता है कि हम इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए तो शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। कहते हैं, बाजीराव ने एक हिंदू पदपातशाही के आदर्श का प्रचार प्रसार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। जिस प्रकार से शिवाजी के द्वारा हिंदू पदपातशाही को आदर्श में रखकर और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार पेशवा प्रथम, बाजीराव प्रथम के द्वारा भी हिंदू पद पातशाही को केंद्र में रखा गया और उसको केंद्र में रख के क्या किया गया, शासन को संचालित करना प्रारंभ किया गया, मतलब एक शासन को संगठित करने का प्रयास किया गया, ऐसा करके। इसने सबसे पहले तो शासन से संगठन करने के लिए दक्कन में निजाम को नियंत्रित किया। किसको, निजाम को। देखिए, निजाम को कैसे नियंत्रित किया। निजाम के संबंध में कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जो दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद का शासक हुआ करता था, उसने साहू जी के विरुद्ध दक्कन में जो कोल्हापुर का गुट हुआ करता था, कोल्हापुर जहां से शासक कौन कर रहे थे, तो संभाजी कर रहे थे, संभाजी द्वितीय, उनको प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया ताकि मराठों के बीच में फूट बनी रहे, ऐसा। और वो फूट डालने के लिए भरसक प्रयास करता रहा। बाजीराव ने 7 मार्च 1728 की बात है, उसके ऊपर आक्रमण किया और दोनों के बीच में पालखेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा, पालखेड़ा। पालखेड़ा का युद्ध होता है। इस पालखेड़ा के युद्ध में निजाम पराजित होते हैं और पेशवा बाजीराव प्रथम कौन हो जाता है, विजित हो जाता है, ऐसे करके। तब मजबूरन निजाम को पेशवा से एक संधि करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं मुंगी शिवा गांव की संधि। मूंगी शिवागांव या शिवगांव की संधि कहते हैं। ये संधि निजाम और किसके बीच में हुई, बाजीराव प्रथम के बीच में हुई। इस संधि के तहत ये निर्धारित किया जाता है कि निजाम साहू को चौथ और सरदेश मुखी देंगे, यानी टैक्स देंगे, और संभाजी को सहायता नहीं देंगे।
साथ ही ब्रजित प्रदेश को लौटा देंगे और बंदियों को छोड़ देंगे। और इस तरीके से निजाम को दक्कन में नियंत्रित किया गया। कहते हैं निजाम की पराजय से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। शंभूजी जो हुआ करते थे, उनके षड्यंत्र भी असफल हो गए और अंत में उसने अप्रैल 1731 को वारणा की संधि की और साहू की अधीनता को स्वीकार कर लिया, ऐसे करके। और इस तरीके से जो मराठा साम्राज्य में षड्यंत्रात्मक चीजें चल रही थी, वो कैसी हो गई, कम हो गई। अब बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये जो क्षेत्र हुआ करता था वो भी मराठों के अधिकार में आ जाता है ना, ऐसा करके। चलिए आगे हमें इस तरीके से इसने किस पर, निजाम पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए निजाम पर विजय प्राप्त करने के बाद अगला हमें देखने को मिलता है इसके द्वारा गुजरात विजय किया गया। कौन सा, गुजरात। तो हम देखते हैं गुजरात विजय। सॉरी। देखिए गुजरात के संबंध में ये कहा जाता है कि गुजरात से भी मराठे चौथ और सरदेश मुखी वसूला करते थे और साहू ने गुजरात में कर वसूल करने के लिए मराठा सेनापति त्र्यंबक राव दाभादे को नियुक्त किया था। क्या नाम था, त्र्यंबक राव। त्र्यंबक राव दाभादे जो हैं वो वहां पर कर वसूल करने का काम कर रहे थे। लेकिन आगे जाके दाभादे के मन में लालच आ जाता है और लालच आने की वजह से कहते हैं वो दाभादे इससे संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि मालवा और गुजरात की संयुक्त चौथ पर अधिकार मिले। कहते थे उन्होंने निजाम से मित्रता भी कर ली थी। ठीक है, और कर जो है वो सतारा देना भिजवाना बंद कर दिया था। अतः दाभादे के प्रभाव को रोकने के लिए कहते हैं 1731 में बाजीराव ने त्र्यंबक राव के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर दी। ऐसे करते कहते हैं दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं डभोई का युद्ध। डभोई का युद्ध, इस डभोई के युद्ध में त्र्यंबक राव जो हुआ करता था वह मारा जाता है, ऐसे करके। और उसके स्थान पर पिलाजी गायकवाड़ को गुजरात के का अधिकार सौंपा जाता है। अंत में 1738 तक की बात है, गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो 1738 में जो है गुजरात पर डायरेक्ट नियंत्रण हो जाता है। और किसका नियंत्रण होता है, तो मराठाओं का डायरेक्ट नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ऐसे गुजरात के बाद उसने मालवा विजय की। मालवा विजय की सॉरी। हमें देखने को मिलता है कि मालवा कहते हैं उत्तर भारत या दक्कन को जोड़ने वाली एक कड़ी हुआ करती थी। दक्कन तथा गुजरात को जाने वाले व्यापारिक मार्ग मालवा से ही होकर गुजरते थे, मालवा से ही होकर जाया करते थे। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में मालवा से चौथ प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया था, सफल नहीं हो पाए थे वो। 1728 में मालवा पर अधिकार करने को लेकर कहते हैं बाजीराव ने यहाँ आक्रमण किया। इस समय मालवा का सूबेदार था गिरधर बहादुर। ठीक है, गिरधर बहादुर और बाजीराव के बीच में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं अमझेरा का युद्ध। ऐसे अमझेरा का युद्ध, इस अमझेरा के युद्ध में इस अमझेरा के युद्ध में हमें देखने को मिलता है कि जो गिरधर बहादुर था वो पराजित हुआ। ठीक है, उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर इन सभी ने आक्रमण किया, मुगल सत्ता की जड़ों को मालवा से उखाड़ फेंक दिया था। सवाई जय सिंह, मोहम्मद खां जैसे, बंगस जैसे जो मुगल सूबेदार हुआ करते थे वो मराठा के आक्रमण को रोकने में यहाँ असफल रहे। ऐसा, और 17 नवंबर 1734 को बात है, कहते हैं पिल्लाजी जादव ने वजीर आजम कमरुद्दीन खां को भी पराजित किया था। और 1735 तक जो है वो मालवा पर मुगलों का अधिकार समाप्त हो गया और किसका अधिकार आ गया, तो ब्रिटिश का, सॉरी आपके मराठों का अधिकार आ गया। और इस तरीके से मालवा 1735 तक इसके अधिकार में चला गया, मराठों के अधिकार में चला गया था। ठीक है, ऐसा मराठों के ही समय, मराठा विजय के समय में ही बाजीराव ने बुंदेलखंड को जीता था। किसको, बुंदेलखंड को। ऐसा बुंदेलखंड को जीता था।
कहते हैं बुंदेले राजपूतों के एक कुल थे। वे मालवा के पूर्वी यमुना और नर्मदा के बीच का जो क्षेत्र हुआ करता था वहां पर राज्य किया करते थे। और मुगल काल में बुंदेलखंड इलाहाबाद की सूबेदारी में आता था। कहते हैं इलाहाबाद का इस समय जो सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद खां बंगस। औरंगजेब के समय में छत्रसाल बुंदेला के द्वारा बुंदेलखंड को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है। मोहम्मद खां बंगस इलाहाबाद का सूबेदार हुआ करता था। उसने पुनः बुंदेलों को अधिकार में लेने के लिए एक बड़ी सेना जो है वो उसका नेतृत्व किया और बुंदेलखंड की तरफ आगे बढ़ा। कहते हैं उसने ठानी, जैतपुर मतलब की क्षेत्रों को जीत लिया था। आगे बढ़ते हुए कहते हैं उसने बुंदेलों के क्षेत्र का घेरा डाला। जब बुंदेला शासक छत्रसाल हुआ करते थे, छत्रसाल ने पेशवा से मदद मांगी और उसकी शान में उसके दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी हुआ करती थी मस्तानी, मस्तानी को पेश किया। ठीक है। कहते हैं पेशवा ने छत्रसाल की मदद करने का निश्चय किया। पेशवा एक बड़ी सेना लेके आए और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मोहम्मद खां बंगस को पराजित कर दिया। ऐसे करके मोहम्मद खां बंगस को जब पराजित किया तो छत्रसाल बुंदेला जो हुआ करते थे वो इस बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर ये सभी पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट किया। इसके अलावा जो मस्तानी हुआ करती थी, मस्तानी को भी भेंट किया गया ऐसा करके। और इस तरीके से बुंदेलखंड जो है वो भी विजित हो जाता है और मराठों के अधीन कुछ वहां की जो जागीरें हुआ करती थी वो आ जाती हैं, है ना, ऐसा करके। ठीक। बुंदेलखंड के बाद बाजीराव के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया। कहां पर? दिल्ली। और इसी क्रम में भोपाल पर भी आक्रमण किया गया। दिल्ली की बात है, कहते हैं 29 मार्च 1737 की बात है, ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1737 की बात है। दिल्ली में ये बाजीराव दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली में 3 दिन तक रुका। 3 दिन तक रुकने के बाद जो है मालवा की सूबेदारी और 13 लाख रुपए वार्षिक नगद धनराशि की अदायगी का आश्वासन देने के बाद वहां से वो वापस हट गया कि मुझे आप क्या करें, मालवा की सूबेदारी दे दें, बदले में मैं आपको 13 लाख रुपए वार्षिक धन जो है वो भेजता रहूंगा। इस समय शासक हुआ करते थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बाजीराव वहां से वापस होता है तुरंत जो है मोहम्मद शाह रंगीला निजाम से संपर्क करते हैं। निजाम एक बड़ी सेना लेके जाता है और भोपाल के पास जो है वो बाजीराव का रास्ता रोक लेता है। ऐसे करके जब भोपाल के पास बाजीराव का रास्ता रोक लेता है तो दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में कहते हैं निजाम पराजित हो जाते हैं और उनको विवश होकर दुरई सराय की संधि करनी पड़ती है। क्या कि दुरई सराय की संधि, ध्यान रखिएगा। इस संधि के तहत ये निर्धारित किया जाता है कि मालवा प्रदेश और नर्मदा से चंबल तक के इलाके पूरी तरह से मराठों के होंगे और इन शर्तों पर बादशाह से मंजूरी करने के बाद 50 लाख रुपए की अदायगी का वादा किया गया। हम बदले में क्या करें, आपको 50 लाख रुपए देंगे। और इस तरीके से मालवा के एक प्रकार से मुगल साम्राज्य से कैसा किया गया, छीन लिया गया और किसके पास चला गया, वो मराठों के पास चला गया, है ना, ऐसे करके। इसके बाद बशीन की विजय होती है। बसीन बसीन के संबंध में कहा जाता है 1739 की बात है। बसीन के संबंध में कहा जाता है कि मराठों ने चिमनाजी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से उत्तरी क्षेत्र में स्थित जो उनकी राजधानी थी बसीन, उस पर आक्रमण किया और उसे छीन लिया। कहते हैं यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठाओं की महानतम विजय हुआ करती थी और यहाँ से कुल एक 2.5 लाख रुपए राजस्व प्रतिवर्ष मिला करता था। कहते हैं बसीन की विजय के पश्चात पेशवा ने निजामुल मुल्क के पुत्र और नायब नासिर जंग के खिलाफ भी अभियान किया क्योंकि उसने निजाम के साथ हुई संधि के दावों को स्वीकार
नहीं किया था। तब 7 मार्च 1740 को नासिर जंग ने मुंगी पैठन की संधि कर ली है, उसको विवश किया गया। बोला गया दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के अधिकृत प्रदेशों पर अधिकार ना करने, शांति का बर्ताव करने, इन सारी चीजों का वादा किया, और एक दूसरे को एक दूसरे के प्रदेश लौटा दिए गए। कहते हैं इस काल अवधि में मराठा संघ का निर्माण होता है। राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधिया वंश की स्थापना कर ली थी, बाद में जिनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में फिर वो अपनी राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित करते हुए ले गए, और इस तरीके से सिंधियाओं ने ग्वालियर में अपनी राजधानी बनाई और ग्वालियर में रहने लगे। इसके अलावा कहते हैं मालवा के एक भाग पर मल्हार राव होलकर का अधिकार हो गया, और इन्होंने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय मराठा शक्ति जो प्रारंभ हुई उसमें ग्वालियर, ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया, आपको पता है। ऐसे तो ग्वालियर में हुआ करते थे सिंधिया। आपका इंदौर, तो इंदौर में कौन थे? होलकर। ठीक है। गुजरात, गुजरात गुजरात में गायकवाड़ हुआ करते थे, और इनको किसने स्थापित किया था? पिलाजी गायकवाड़। इन्होंने अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, है ना? ऐसे सॉरी, बड़ौदरा को अपनी राजधानी बनाया था, और नागपुर। नागपुर में भोसले वंश की स्थापना हुई। किसकी? भोसले वंश की स्थापना हुई, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है बाजीराव प्रथम जो है पेशवा बनता है, और वो क्या करता है? विजित कर लेता है चीजों को। ठीक। बाद में 1740 में क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे करके। 1740 में उसकी मृत्यु होने के बाद कहते हैं नर्मदा नदी के तट पर मृत्यु होती है, महेश्वर के पास में, और वहीं उसकी समाधि स्थल जो है वो आज भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था बालाजी बाजीराव, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे फटाफट बताइए, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट? यहां तक कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है जो समझ ना आया हो? ये हमारा पेशवाओं का इतिहास चल रहा है। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, पेशवाओं का इतिहास। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। यस। ओके, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आज का सेशन जो है वो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है जब हमारी रहेगी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसका नोट्स जो है वो मैं स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग 2-3 लोग अगर आने लगे क्लास में एक साथ, तो फिर मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूं इसके। चूंकि कोई रहता नहीं है, मैं रिकॉर्डेड कर देता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं, मतलब एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवा पाता हूं। अगर आप लोग क्लास में रहें तो फिर मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू।